नमस्कार बच्चों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। माता कृष्णावंती महाविद्यालय की जूम मीटिंग और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी कक्षाएं भूगोल विषय की लगातार हो रही हैं, जिसमें बीए प्रथम वर्ष की कक्षाएं अपनी लगातार चलती आ रही हैं। आपने पहले काफी कुछ अध्ययन कर चुके हो घर पर रह करके, और अब भी जूम मीटिंग के माध्यम से हम कक्षाएं लगा रहे हैं, जिसमें पिछला जो हमारा विषय था वो था महासागरीय तरंगें। सागरीय तरंग क्या है, उत्पत्ति के कारक क्या हैं, किस किस प्रकार से होती हैं, क्या उनका शीर्ष है, क्या उनका गर्त है, इन बातों के ऊपर हमने चर्चा की। आज अपने महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स के बारे में बात करेंगे। महासागरीय धाराएं क्या है? दरअसल में आप इन महासागरीय धाराओं को महासागरीय नदी भी कह सकते हो एक हिसाब से। महासागरीय धाराएं है क्या? जब सागर का पानी अकस्मात जैसे धरातल के ऊपर नदियां बहती हैं, उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से धरातल के ऊपर नदियां बहती हैं, ठीक उसी प्रकार से सागर जल एक दिशा के अंदर प्रवाहित होता है, तो उसको महासागरीय धाराएं बोलते हैं या सागरीय धाराएं कहते हैं। अब ये जो सागरीय धाराएं जो होती हैं वो किन कारणों से होती हैं? क्या ऐसा कारण है जिस कारण से वो चलती हैं? उसका एक सबसे बड़ा इफेक्टिव जो कारक है वो ये है कि पृथ्वी की जो भ्रमण गति है, परिभ्रमण, घूर्णन गति कह सकते हो, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो घूर्णन गति कर रही है पृथ्वी अपने अक्ष पर, उस परिभ्रमण गति के कारण महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। कैसे? कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है तो स्थल भाग के साथ में जल चल नहीं पाता, वो पीछे रह जाता है, और पीछे रहने के कारण वो उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करता है, जिस कारण से पूर्व से पश्चिम की ओर धाराएं उत्पन्न होती है। ये ध्यान रखना। अब वो जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो उत्पन्न होती हैं, वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो ध्रुव की ओर जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे वो ध्रुव की ओर चलने के ऊपर वो दाईं ओर घूम जाएंगे। उत्तरी ध्रुव के अंदर जो धाराएं चलती हैं विषुवत रेखा से, जब उत्तरी ध्रुव की ओर अपने चलेंगे, उत्तरी गोलार्ध की ओर, तो वो दाईं ओर घूम जाएंगे, और दक्षिणी गोलार्ध की ओर जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे वो बाईं ओर घूम जाएंगे। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती हैं धाराएं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इस कारण से वो जल पीछा करता है, वो उसको उसके साथ चल नहीं पाता। तो ये एक मुख्य कारण है धाराओं का। तो धाराएं आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर नदियां हैं, ठीक वैसे ही महासागरों के जल के अंदर स्वयं एक दिशा के अंदर गति होती है, जिस कारण से वो महासागरीय धाराएं जन्म लेती हैं। इन धाराओं को दो प्रकार से रखा गया है, तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर। अब तापमान के आधार पर ये जैसे ठंडे प्रदेशों से आती हैं, जो ध्रुवों से आती हैं, वो ठंडी धाराएं होती हैं, तापमान कम होता है, और जहां तापमान अधिक होता है उस क्षेत्र से जो धाराएं आती हैं उनको गर्म धाराएं कहते हैं, उष्ण धाराएं कहते हैं। तो ये धाराएं दो प्रकार की होगी, एक तो उष्ण धाराएं और एक ठंडी धाराएं। ये दो प्रकार से धाराएं विभाजित की गई हैं, जो महासागरीय धाराएं हैं। अब आपको कुछ बातें, सामान्य बात बताता हूं धाराओं से सुन। नंबर एक पे आता है प्रवाह है, ड्रिफ्ट। प्रवाह है क्या है? जब पवन के वेग से, जब वायु के वेग से सागर की सतह का जल आगे की ओर बढ़ता है, या आगे की ओर अग्रसर होता है, या आगे की ओर चलता है, तो उसको प्रवाह कहते हैं। जब वायु के वेग से या पवन के वेग से सागर का जल सागर की सतह पर आगे की ओर बढ़ता है, तो उसे प्रवाह कहते हैं। जैसे इसके दो उदाहरण हैं प्रमुख रूप से, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह।
जो अटलांटिक महासागर है उत्तरी उसका प्रवाह है, और दक्षिणी जो अटलांटिक महासागर है अटलांटिक महासागर का ही जो हिस्सा है उसी का उत्तरी और दक्षिणी प्रवाह जो है वो इसी के क्रम में शामिल है। अब धारा करंट, धाराएं करंट्स या धाराएं धारा करंट क्या है? जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है, जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंदर और एक निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ता है, सीमा का मतलब ये हो गया नदी की तरह, यूं लगता है कि सागर के अंदर एक नदी प्रवाहित हो रही है, उसमें जल इस प्रकार से चलता है बीच। तो जब एक निश्चित सीमा और एक निश्चित दिशा की ओर सागर का जल अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है, आगे की ओर गतिमान होता है, आगे की ओर चलता है, तो उसको क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा। अब विशाल धारा, जब सागर का अत्यधिक जल भूजल की नदियों के समान, जब सागर का जल अत्यधिक सागर का अत्यधिक जल भूजल, भूजल का मतलब जो नदियां हैं धरातल के ऊपर, तल भाग के ऊपर जो नदियां हैं उनकी तरह एक निश्चित दिशा में गति करता है, चलता है, आगे बढ़ता है सागर का जल, तो उसे विशाल धारा कहते हैं। ये उदाहरण है खाड़ी की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये दो उदाहरण अपने लिए हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी धाराओं के नाम बताऊंगा और आप भौतिक भूगोल रविंद्र सिंह की पुस्तक में से पढ़ सकते हैं और इन धाराओं के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जो नोट्स दिए गए हैं भौतिक भूगोल वाले उनमें भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो विशाल धारा समझ गए। प्रवाह क्या था? जब सागर का जल पवन के या वायु के वेग से आगे की ओर बढ़ता है तो उसे प्रवाह कहते हैं, ड्रिफ्ट। और जब सागर का जल एक निश्चित सीमा और एक निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ता है नदी की भांति, तो उसे क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। और विशाल धारा प्रेम, विशाल धारा का मतलब क्या हुआ? जब सागर का अत्यधिक जल, जैसे नदियां धरातल के ऊपर बहती हैं, उस नदियों की तरह प्रचंड वेग से सागर के अंदर बहता है जल, एक निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ता है, गतिमान करता है, तो उसे विशाल धारा कहते हैं। विशाल धारा दो प्रकार की, जैसे उदाहरण आपको मैंने बताया, खाड़ी की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा, दो उदाहरण आपके सामने दिए। अब आपके सामने कुछ ठंडी और कुछ गर्म धाराओं के नाम बताओ। ठंडी धाराएं, ठंडी धाराएं हैं लेब्राडोर धारा, यूराइल धारा, कैलिफोर्निया धारा, कनारी धारा, पेरू धारा, बेंगुला धारा। आपसे प्रश्न इनमें से किसी के बारे में पूछा जा सकता है कि ठंडी धाराएं उदाहरण सहित बताओ। जो ठंडे तापमान जहां कम होता है, जहां जल राशि ठंडी होती है, और वहां का जल एक निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में या अत्यधिक जल वेग के साथ में नदियों की भांति आगे बढ़ता है, तो वो ठंडी धाराएं कहलाती है। और जिस जगह तापमान अधिक है उस क्षेत्र का जल जब आगे की ओर बढ़ता है एक निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में, तो उसे हम उष्ण धारा कहते हैं, गर्म धारा कहते हैं। तो ठंडी धाराओं के नाम आपको मैंने बताया। प्रश्न ये आ सकता है कि लेब्राडोर क्या है? ये ठंडी जलधारा है। यूराइल क्या है? ये ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। कनारी ठंडी जलधारा है। पेरू ठंडी जलधारा है। बेंगुला ठंडी जलधारा है। तो ये कुछ आदि धाराओं के नाम मैंने आपको ठंडी धाराओं के नाम बताए। अब गर्म धाराएं, जो उष्ण जो धाराएं हैं, गर्म धाराएं हैं, उनमें गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, क्यूरोसिवो। क्यूराइल और क्यूरोसिवो में अंतर है। क्यूराइल जो है वो ठंडी धारा है, क्यूरोसिवा जो है वो गर्म उष्ण धारा है, ये ध्यान रखें। ब्राजील धारा, ये सब उष्ण धाराएं हैं। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म धारा है, क्यूरोसिवो गर्म धारा है, और ब्राजील गर्म धारा है। ये उष्ण गर्म धाराएं हैं और वो ठंडी शीतोष्ण जल धाराएं हैं। अब इन धाराओं की उत्पत्ति किस कारण से होती है? सबसे पहला कारक मैंने आपको शुरू में बताया, पृथ्वी की परिभ्रमण संबंधी कारक। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो स्थल भाग के साथ में जल भाग चल नहीं पाता, और वो उस जल भाग का पीछा करता है और वो पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना, घूमने लग जाता है।
और वो उत्तरी ध्रुव की ओर वो दाहिनी ओर घूम जाता है और दक्षिणी ध्रुव में वो बाईं ओर जाता है। इस प्रकार से वो जल गति प्रदान मिलती है, प्राप्त होती है। महासागरीय जल को गति एक निश्चित दिशा और निश्चित सीमा के अंदर पर्याप्त मात्रा में वो जल आगे बढ़ता है तो एक धारा का रूप ले लेता है। सागर से संबंधित कुछ कारक हैं जिनके कारण भी सागरीय धाराएं जन्म लेती हैं, जैसे तापमान में भिन्नता। तापमान में भिन्नता, जहां तापमान ऊंचा होगा वहां जल का घनत्व अत्यधिक कम हो जाता है और उस स्थान के ऊपर जल गतिशील हो जाता है। जहां तापमान ऊंचा होता है तो वहां जल का घनत्व कम हो जाता है। तो जिस कारण से तापमान ऊंचा होने के कारण वो विषुवत रेखीय जल एक गतिशील रूप में आगे बढ़ने लगे। इसी प्रकार से लवणता, जब सागर के जल के अंदर लवणताएं जो घनत्व को प्रभावित करती है, तो घनत्व जब कम होगा तो भी धाराएं जन्म लेंगी और घनत्व जो अधिक होगा तो धाराएं उस हिसाब से जन्म नहीं ले पाती। तो लवणता घनत्व को प्रभावित करती है और जिससे धाराओं का जन्म होता है। घनत्व में भिन्नता है, जहां पर न्यून सूर्य ताप होता है वहां उच्च घनत्व पाया जाता है, लेकिन बर्फ के पिघलने के कारण वहां लगातार बर्फ का पिघलने के कारण उसके घनत्व में कमी आ जाती है और परिणाम स्वरूप वहां से ठंडी धाराएं जन्म, क्योंकि जो ध्रुवीय प्रदेश है वहां तापमान कम मिलता है। जो ध्रुवीय प्रदेश है उनमें तापमान कम मिलता है, लेकिन कुछ गर्मी के कारण जब बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, बर्फ पिघलती है, तो फिर वहां उच्च तापमान कम होने के कारण वहां घनत्व जल का अधिक पाया जाता है और जब तापमान के कारण थोड़ा बहुत तापमान के कारण बर्फ पिघलने लग जाती है, जल का रूप ले लेती है, तो उस जल का घनत्व उतना नहीं रह पाता, कम हो जाता है और वहां से ठंडी जल धाराएं जन्म लेती है। इसी प्रकार से विषुवत रेखीय क्षेत्रों से जब तापमान बहुत ज्यादा अधिक होता है, उन तापमान बहुत अधिक होने के कारण वहां जल का घनत्व बहुत कम हो जाता है। कम होने के कारण जल गतिशील हो जाता है, घनत्व कम होने के कारण, और गतिशील होने के कारण वहां से उष्ण जल धाराएं जन्म लेती है। ठंडी जल धाराएं ध्रुवीय प्रदेशों से बर्फ पिघलने के कारण, क्योंकि बर्फ का तो सूर्य ताप नहीं है, बर्फ जमी हुई है तो उसका घनत्व बहुत अधिक है, तब वो धाराएं जन्म नहीं लेती। लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है, जल का तापमान घनत्व कम होता है तो फिर धाराएं जन्म ले लेती हैं और वहां से जल धाराएं जन्म लेती हैं और विषुवत रेखीय क्षेत्रों से उष्ण जल धाराएं जन्म लेती। ये तो थे तो उत्पत्ति के कारक धाराओं। अब कुछ कुछ जल धाराओं के इसके और भी कारक हैं, जैसे सागरीय कारकों के अंदर आप बाह्य कारक भी ले सकते हो, जैसे वायु दाब है, हवाएं हैं, प्रचलित जो पवने हैं। अब जो पवन वाला वायु दाब वाला हम करेंगे तब उसमें मैं आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार की हवाओं के नाम और उससे संबंधित बताऊंगा। तो वाष्पीकरण और वर्षा, इसके कारण भी ये भी एक सहायक कारक है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के अंदर। तो वाष्पीकरण और वर्षा जहां होती है वहां भी ये जल धाराएं जन्म ले लेती है महासागरों के अंदर। अब धाराओं को की जो दिशा है उसको परिवर्तित कौन कौन से कारक कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको शुरू में बताया कि धाराएं क्या है। सागर के जल सतह के ऊपर जो जल होता है, सतह के ऊपर वो चलने लग जाता है, गतिमान हो जाता है, एक दिशा में प्रवाहित होने लग जाता है, उसको धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। इसके फिर हमने अलग अलग बात किए, प्रवाह क्या है, ड्रिफ्ट क्या है, धारा क्या है और विशाल धारा क्या है। फिर ठंडी और गर्म जल धाराओं के नाम बताए। उसके बाद में महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति किन कारकों से होती है, जैसे पृथ्वी की परिभ्रमण गति है, सागर से संबंधित कारक जिसमें तापमान, लवणता और घनत्व शामिल किए। बाह्य कारकों में जैसे वायु दाब और हवाएं, वाष्पीकरण तथा वर्षा, ये सहायक कारक हैं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति। अब धाराओं की दिशा में परिवर्तन किन कारणों से हो सकता है। तट की दिशा तथा आकार के कारण। विषुवत रेखीय धारा जो ब्राजील तट से टकराती है, विषुवत रेखीय धारा जब ब्राजील ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका के अंदर, जो सबसे बड़ा उसका दक्षिण अमेरिका का जो राष्ट्र है, जिसकी सीमा दो राष्ट्रों को छोड़कर के सभी के साथ में लगती है। ये बातें हमारी कक्षा के अंदर बहुत बार में हुई है और पहले मैंने बताया था। तो ब्राजील के तट से जब टकराती है तो ये दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक उत्तरी शाखा खाड़ी के रूप में, खाड़ी धारा के रूप में जन्म ले लेती है और दूसरी अपने ब्राजील की धारा के नाम से ब्राजील तट के सहारे दक्षिण की ओर चलने लग जाती है। उत्तरी तट में खाड़ी तट की ओर और दक्षिण में
ब्राजील धारा के रूप में जानती जाती थी। ये 2 धाराओं, तलीय आकृतियां, तलीय आकृतियों के कारण जैसे कुछ जो महासागरीय धाराएं होती हैं, जब इन धाराओं के मार्ग में अंत सागरीय कटक, जैसे अटलांटिक महासागर जो है उसके बीच में ऐसा आकृति का कटक, की संकरी पट्टी है पतली, उसको कटक कहते हैं। तो वो जो महासागरीय कटक के बारे में भी हमने खूब चर्चा की है। तो जो अटलांटिक महासागर के अंदर ऐसा आकृति का जो कटक है, उस कटक के कुछ दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और कुछ बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो जैसे गल्फ स्ट्रीम की है, विविल कटक के पार करती हैं जो, है ना। तो इस प्रकार से ये धाराएं जन्म लेती हैं। मौसमी परिवर्तन के कारण भी, पृथ्वी की परिवर्तन के कारण भी इन दिशाओं में परिवर्तन होता है। इसकी धाराओं की, महासागरीय धाराओं की दिशाओं में परिवर्तन किन कारणों से होता है? 4 कारण है: तट की दिशा तथा आकार, तलीय आकृतियां, मौसमी परिवर्तन और पृथ्वी का परिभ्रमण। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पृथ्वी का परिभ्रमण उत्तरी भाग के अंदर दाहिनी ओर और दक्षिणी भाग के अंदर बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये तो थी धाराएं। जैसे हमने सबसे पहले धाराएं क्या हैं उनके बारे में बात की, फिर धाराओं की उत्पत्ति किन कारणों से होती है इनके बारे में बात की, और फिर धाराओं की दिशा में परिवर्तन कौन कौन शक्तियां ला सकती हैं। तो वो 4 शक्तियां मैंने आपको बताई: तट की दिशा तथा आकार, तलीय आकृतियां, मौसमी परिवर्तन और पृथ्वी का परिभ्रमण, ये परिवर्तन ला सकती है। इसके अलावा अंध महासागर की कुछ अलग धाराएं हैं, प्रशांत महासागर की कुछ अलग धाराएं हैं, हिंद महासागर की कुछ अलग धाराएं। इन धाराओं के बारे में आप विस्तार पूर्वक नोट्स के अंदर मैंने दिया हुआ है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, अंध महासागर की धाराओं के बारे में बता रहा हूँ आपको। अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में ज्यादातर पूछते हैं आपसे। तो दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, प्रति विषुवतरेखीय धारा, है ना। तो इनमें कनारी की ठंडी धारा है, एंटीलीज धारा है, युकाटन चैनल है ना, ब्राजील धारा है, बेंगुला धारा है, क्षतिपूर्ति धारा है, प्रति विषुवतरेखीय धारा है, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा है, फ्लोरिडा की धारा है, उत्तरी अटलांटिक धारा है ना। तो इनके बारे में अपने कुछ चर्चाएं कर सकते हैं। जैसे कनारी लेब्राडोर की धारा है, ऑकलैंड की धारा है, दक्षिणी अटलांटिक धारा है। अब सार्गेसो सागर जो है उसके बारे में भी दे रखा है। प्रशांत महासागर की कुछ धाराएं दे रखी हैं: उत्तरी विषुवतरेखीय धारा प्रशांत महासागर, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा प्रशांत महासागर की, प्रति विषुवतरेखीय धारा प्रशांत महासागर की, क्यूरोसिवो तंत्र की धारा जो है वो प्रशांत महासागर की गर्म धारा है ना। ये यूराइल की जो है वो ठंडी धारा है और क्यूरोसिवो जो है वो गर्म धारा है ना। तो इसी प्रकार से अल्यूसियन धारा है, सुसीमा धारा है, प्रति क्यूरोसिवो धारा है ना। उसके बाद में ओयासिवो धारा जो क्यूराइल की ठंडी धारा और कैलिफोर्निया की धारा है, पीरू की धारा है, पीरू के तट पे। इसके साथ में हम्बोल्ट की धारा है पीरू तट के साथ में, है ना। एलिनो और लालिनो का प्रभाव भी इसी में आता है। इसी प्रकार से अपने हिंद महासागर की कुछ धाराएं कर सकते हैं, है ना। तो इनके बारे में अपने जैसे विपरीत धारा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा है, मोजाम्बिक तथा अंगुलहास की धारा है, हिंद महासागर की पवन प्रवाह है। तो ये महासागरीय धाराएं जो हैं ये क्या प्रभाव डालते हैं? तटीय भागों के अंदर जलवायु परिवर्तन में ये सहायक। तटीय भाग जो होते हैं, महासागर के साथ में जो भाग लगते हैं, स्थल भाग लगते हैं, उन तटीय भागों के अंदर ये जलवायु परिवर्तन में या जलवायु के अंदर हस्तक्षेप करने में या आर्द्रता लाने में या नमी लाने में या बरसात करवाने में बड़ी सहायक होती है। मत्स्य उद्योग के लिए बहुत प्रभावकारी है। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, संगम स्थल जो होता है, वहां प्लंकटन की मात्रा बहुत पाई जाती है। प्लंकटन और मछली पालन उद्योग के अंदर प्लंकटन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मत्स्य उद्योग के बारे में और मछली पालन के बारे में, मत्स्य के बारे में हमने पहले कक्षा के अंदर ये अध्ययन कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको बताया भी था, जैसे डोगर बैंक है और है इनके बारे में। तो मत्स्य उद्योग के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें प्लंकटन की आपूर्ति सबसे ज्यादा होती है। व्यापार पर प्रभाव डालती है। तो व्यापार के अंदर भी ये काफी जलयानों को परिवहन की दिशा या परिवहन की गति में योगदान करती है। तो व्यापार में भी ये सहायक है। तो इस प्रकार से इन महासागरीय धाराओं का प्रभाव है। तो इन महासागरीय धाराओं के बारे में आप जैसे अटलांटिक महासागर की है, प्रशांत महासागर की है और हिंद महासागर की धाराएं हैं, इनके बारे में आप में से अध्ययन करना हमने मान्य चर्चा की है मीटिंग के माध्यम से। तो
आप लोगों को सबको ये धाराओं के बारे में पता चल गया होगा कि धाराएं क्या हैं, धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, धाराओं की दिशा में परिवर्तन कैसे होता है, और मुख्य मुख्य जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे उष्ण और उष्ण, ठंडी और गर्म जल धाराएं मैंने आपको पहले विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ इसी में, है ना। तो इन बातों की आपने आपने चर्चा की इस कक्षा में। आगे आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेकर के नेक्स्ट कक्षा के सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।